कभी कभी भारत के पड़ोसी देशों को देखकर हैरानी होती है कि भारत आखिरकार कैसे देशों के बीच में फंस गया है। चापलूसी करने और तलवे चाटने की एक हद होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये कंपटीशन लगा हुआ है कि उनमें से कौन सा देश यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तलवे ज्यादा अच्छे से चाट सकता है। एक तरफ भारत एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कैसे अपने देश की इज्जत और सम्मान की बात आए तो फिर ये भी नहीं देखना चाहिए कि सामने अमेरिका या फिर कोई और। लेकिन अमेरिका का नाम आते ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स का पूरा एटीट्यूड, इनका बिहेवियर और अप्रोच ही अचानक से बदल जाती है। अब इन्होंने क्या कांड किया है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर को अचानक से कौन सी फॉरेन विजिट के ऊपर जाना पड़ गया है, एमका फाइटर जेट की क्या डिटेल्स आ रही हैं, एंड इस बार भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले अपने पानी को रिलीज क्यों किया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको दूसरे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। 26 मई को जयशंकर सर ने दिल्ली में क्वाड मीटिंग अटेंड की थी और अगले दिन यानी कि 27 मई को अर्ली मॉर्निंग जयशंकर सर यूरोपियन देश साइप्रस भी पहुंच गए हैं। न्यूज आ रही है कि साइप्रस में 27 से 28 मई यानी कि 2 दिन तक वहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के विदेश मंत्री इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए साइप्रस में इकट्ठा होने वाले हैं। अब ये मीटिंग तो यूरोपियन यूनियन के देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, लेकिन साइप्रस और यूरोपियन यूनियन ने इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 3 देशों को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था, यानी कि 3 और देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया था जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। एक तो सबसे पहले भारत, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा यूक्रेन। पिछले कल शाम को साइप्रस में लैंड होने के बाद जयशंकर सर ने 1 बाय 1 यूरोपियन यूनियन की फॉरेन अफेयर्स हाई रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री, देन सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की है। आज हमारे जयशंकर सर यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्सटेंडेड मीटिंग में हिस्सा लेंगे एंड आज भी 1 बाय 1 कई सारे अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करके भारत के इंटरेस्ट सिक्योर करने का काम करेंगे। कई लोगों को पता नहीं होगा कि जयशंकर सर फॉरेन मिनिस्टर बने थे साल 2019 में, जबकि ये रिटायर हुए थे उससे पिछले साल 2018 में। ये उस समय फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, जहां पर इनको प्रेसिडेंट ऑफ द ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाया गया था। ये चाहे तो आज भी किसी प्राइवेट कंपनी में करोड़ों रुपीस का पैकेज लेकर अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की रिक्वेस्ट के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर की जॉब एक्सेप्ट की और जितना काम और मीटिंग्स जयशंकर सर ने पिछले 7 सालों में अकेले किए हैं, उतना काम और उतनी मीटिंग्स आजादी के बाद से आज तक अगर हम सभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को ऐड कर दें तो भी जयशंकर सर के बराबर नहीं बनेंगी। इन्हें सैल्यूट है कि आज भी भारत के हितों को सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। इनसे स्वीटेबल फॉरेन मिनिस्टर भारत को कभी नहीं मिल सकता है। आप जयशंकर सर की फॉरेन पॉलिसी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालकर सस्पेंड करने के बावजूद भारत ने रियासी डिस्ट्रिक्ट में चनाब नदी के ऊपर बने सलाल डैम के फ्लड गेट्स को खोल दिया है। न्यूज आ रही है कि जम्मू कश्मीर के कुछ अपर रीचेस में बारिश हुई थी और कई बार पहाड़ी इलाकों में पानी के साथ साथ मिट्टी, पत्थर और रेत भी आ जाती है जो डैम के पीछे इकट्ठा हो जाती है और ज्यादा समय तक फ्लड गेट्स ना खोलने और पानी रोके रखने से स्लिट की मात्रा ज्यादा हो जाती है एंड इससे डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जिसके चलते स्लिट रिमूव करने के लिए फ्लड गेट्स को खोलना ही पड़ता है। न्यूज आ रही है कि पिछले कल भारत ने सलाल डैम के फ्लड गेट खोल दिए हैं, जिसके बाद बड़ी मात्रा में पानी अचानक से बॉर्डर पार पाकिस्तान गया है। अचानक पानी खोलने से डाउनस्ट्रीम यानी निचले इलाकों में अचानक फ्लड आने का खतरा होता है, जान माल का नुकसान होता है। इसलिए भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यानी मानवता के आधार के ऊपर ही पाकिस्तान को कांटेक्ट किया था और ये जानकारी दी थी कि सलाल डैम से पानी रिलीज कर दिया गया है और वो लोकल अथॉरिटीज को अलर्ट कर प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लें। कई लोगों को लगेगा कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालकर सस्पेंड कर दिया है, फिर ये पानी छोड़कर क्या ही फायदा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत अभी नए डैम्स बना ही रहा है। उनके बनने के बाद भारत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी और हम और भी पानी को रोक पाएंगे। अभी के डैम्स में जितना भी हो सके पानी रोका जा रहा है, लेकिन हर डैम की अपनी एक फिक्स्ड पानी रोकने की क्षमता होती है। अगर पीछे से आ रहा पानी लगातार बढ़ता रहे और गेट्स ना खोले जाएं, तो डैम के ऊपर से पानी बहने लगेगा, जिससे डैम के टूटने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डैम के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ समय के बाद एक्स्ट्रा पानी को निकालना ही पड़ता है। अबेयंस से पहले रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पानी छोड़ा जाता था। बकायदा पाकिस्तान को बताया जाता था कि कितना पानी छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा और डैम में कितना पानी बाकी है। इसलिए पाकिस्तान उस पानी का फुल यूटिलाइजेशन करता था। लेकिन अब भारत कई हफ्तों तक पानी रोकता है
एंड अचानक से किसी दिन एक ही साथ सारा पानी रिलीज कर पाकिस्तान को केवल अलर्ट दे दिया जाता है कि हमने पानी छोड़ दिया है, फ्लड्स के कारण लोगों की जान जा सकती है, इसलिए प्रिकॉशंस ले लो। हमारी तरफ से अब डेटा शेयर नहीं किया जाता है। एक साथ पानी आने से फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए इस पानी का उपयोग करना काफी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने दखल देकर एंड मोमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बफेलो की कुर्बानी के ऊपर रोक लगा दी है और इसको सिक्योर करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में एक भैंस काफी वायरल हो रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसकी शक्ल और हेयर स्टाइल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेल खा रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया डोनाल्ड ट्रंप बफेलो। ये रेयर अल्बाइनो बफेलो पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में काफी वायरल हो रही है। इसके काफी सारे मीम्स भी बन रहे थे और लोग इसके साथ फोटोज और वीडियो शूट करने काफी दूर से आ रहे थे। भैंस का जो मालिक था, यानी जिस फार्म की ये भैंस थी, उसने इसको ईद के ऊपर बेचने के लिए रेडी किया था और ईद से ठीक एक दिन पहले फार्म ओनर ने इस भैंस को बेच भी दिया था। ईद की कुर्बानी के लिए एक कस्टमर ने इस डोनाल्ड ट्रंप भैंस को खरीद भी लिया था, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने एंड मोमेंट के ऊपर इस डोनाल्ड ट्रंप नाम की बफेलो को रेस्क्यू कर लिया है एंड अब इसकी कुर्बानी के ऊपर रोक लगा दी है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने इस मामले में दखल दी है और इसकी कुर्बानी रोकने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने इस भैंस के बायर को पैसे देकर इसको रेस्क्यू कर लिया है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने ट्रंप भैंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है और हमेशा के लिए ढाका के नेशनल जू यानी कि चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया है। इसके लिए वहां पर अलग से शेड भी बनाया गया है, एक पर्सनल केयर टेकर भी असाइन किया गया है जो खास तौर पर इसी डोनाल्ड ट्रंप भैंस की देखभाल करेगा। अब इस भैंस को बस कोई नेशनल अवार्ड देना बाकी है, बाकी सब तो बांग्लादेश की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हैरानी वाली बात है कि बस डोनाल्ड ट्रंप से शक्ल मिलने के ऊपर ही बांग्लादेश की सरकार एक भैंस को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है और जो लाखों भैंस ईद के ऊपर बांग्लादेश के बाकी हिस्से में कुर्बान होंगी उसका कुछ नहीं। ये हाल है इन लोगों का और ये फिर बोलते हैं कि भारत से इनको गालियां पड़ती हैं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने इबोला हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए अफ्रीकन यूनियन को डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स और मेडिकल सप्लाईज दोबारा से भेजी हैं। ये भारत की तरफ से दूसरा कंसाइनमेंट है। एक और न्यूज आ रही है कि धर्मशाला में जो पिछले कल तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसमें 2 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। पिछले कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें केवल 2 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट थे, भारत और अमेरिका। लेकिन इस न्यूज में एक थोड़ी सी करेक्शन है। केवल 2 देशों ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं, लेकिन चुपचाप और भी कुछ देशों ने यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे और कुल मिलाकर 5 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पहुंचे थे। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चिले और एल साल्वाडोर। इन 5 कंट्रीज के एमपीज, लॉ मेकर्स या फिर एम्बेसी के सीनियर ऑफिशियल्स ने तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का शपथ ग्रहण समारोह खुद जाकर वहां पर अटेंड किया और एक तरह से चाइना को चैलेंज किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के 5th जनरेशन एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार ने एमका फाइटर जेट प्रोग्राम के 3 बिडर्स को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट इशू कर लिया है। जो 3 कंपनीज एमका स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की रेस में है, उनमें पहला नाम है लार्सन एंड टूब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर। उसके बाद टाटा एडवांस लिमिटेड कंपनी अकेले बिड कर रही है और तीसरे बिडर है भारत फोर्ज, बीएमएल और डेटा पैटर्न, इन तीनों का जॉइंट वेंचर। अब इन तीनों कंपनी को रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट इशू किया है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब पेपर वर्क और प्लानिंग से बाहर निकलकर एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने की तरफ बढ़ रही है। अब तीनों कंपनीज को अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट करनी होगी और इनमें से किसी एक कंपनी को ये टेंडर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए किसी भी एक कंपनी का जॉइंट वेंचर की सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी ये टेंडर जीतेगा, उस कंपनी को डील साइन होने के 3 महीने के अंदर ही एक डेडिकेटेड जॉइंट वेंचर कंपनी बनानी होगी, क्योंकि 3 में से 2 बिडर्स में मल्टीपल कंपनीज एक साथ आकर बिड कर रही हैं। इसलिए डील साइन होने के 3 महीने के अंदर ही एक डेडिकेटेड कंपनी बनानी होगी। वो डेडिकेटेड कंपनी फिर डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम करेगी। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका स्टेल्थ फाइटर जेट का डिजाइन और टेक्नोलॉजी इस कंपनी को प्रोवाइड करेगी। प्राइवेट कंपनी को डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर एमका के 5 प्रोटोटाइप तैयार करने होंगे। ये 5 प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इन 5 प्रोटोटाइप्स का बजट 15,000 करोड़ रुपीस का होगा, यानी आज के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर्स के आसपास। इतने पैसे खर्च करके एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के 5 प्रोटोटाइप्स रेडी किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बिड सबमिट करने के लिए 2 महीने दिए जा रहे हैं।
27 महीने को लास्ट डेट है। उसके बाद अगले 4 से 5 महीने तक बिड्स की इवैल्यूएशन की जाएगी, जिसको कंप्लीट करने के बाद कोई एक विनर कंपनी का नाम अनाउंस होगा। विनर सिलेक्ट होने के बाद ऑफिशियल डील साइन होगी और नई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बनाई जाएगी। ये पूरा प्रोसेस 7 महीने के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। जो भी कंपनी AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट की जाएगी, उसके लिए भी काफी सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी गई हैं, जिनमें से एक कंडीशन ये भी है कि जो भी जॉइंट वेंचर बनेगा उसमें फॉरेन कंट्री की कंपनी या फिर फॉरेनर किसी भी पर्सन की हिस्सेदारी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि भारत इसमें कोई भी विदेशी इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं चाहता है। इसके साथ ही टाइमलाइन को फॉलो कर टाइम के ऊपर ही सारे प्रोटोटाइप्स रेडी करने होंगे। इस डील से संबंधित और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी है। खास बात यह है कि इस बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को साइडलाइन कर प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को आगे लाया गया है। AMCA की मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना, ये काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि हॉल इससे पहले तेजस फाइटर जेट, सुखोईस, इवन जैगवार फाइटर जेट्स भी भारत में बना चुकी है और काफी एक्सपीरियंस रखती है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर प्राइवेट कंपनीज को मौका देकर भारत सरकार ने क्या सही किया है? आप इसको सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।